Welcome to Curvo of Science. अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिर्ज़ा संबेग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू पीटीवी सिलेबस चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं सेकंड लेक्चर, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयन। इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। जरा मैं पैसे तो पहली बात जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि दो वर्ड्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है और पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या है। पहला वर्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ऐसी स्पीशीज जिनमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड करता है, उसको वायलेट करता है, उससे एक्सीड करता है। और दूसरा वर्ड पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, ऐसे आयन्स जिनमें जो एक से ज्यादा एटम पर कंसिस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। इससे पहले कि मैं मेन मुद्दे पर आऊं, अपने टॉपिक को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं, पहला वर्ड मैंने बोला आयन। एटम तो जनरली हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए उसे बोलते हैं आयन। और ऐसा आयन जो एक से ज्यादा एटम पर कंसिस्ट करता है, या यूं बोले जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। अगर मैं अल्फाज पे गौर करूं तो बोलूंगा वर्ड है मेरे पास पॉली और एटॉमिक। पॉली मींस मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स। ऐसा आयन जो एक से ज्यादा एटम पर कंसिस्ट करता है। अल्फाज पे गौर करिएगा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं बोलूंगा एन आयन कंपोज ऑफ मोर देन वन एटम, जिसके पास एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। या इसी बात को दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट, कि ग्रुप ऑफ एटम है जो कि दो या दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं, 3 4 5 7 10 हो सकते हैं। तो ऐसा आयन जिसके ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज होता है लेकिन वो मॉलिक्यूल ना हो, याद रखिएगा बात को, उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अब बच्चे आपको इस बात का पता होगा कि हमारे पास चार्जेस की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये पॉजिटिव होगा या बच्चे हमारे पास ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर बच्चे चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो तो हम बोलते हैं ऐसा पॉली एटॉमिक आयन जिस पे चार्ज पॉजिटिव है, उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक केटाइन। पॉली एटॉमिक केटाइन बोलते हैं। और ऐसा आयन जो एक से ज्यादा एटम पर कंसिस्ट तो करता है लेकिन इस पे चार्ज नेगेटिव है, उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक एनाइन। याद रखिएगा, ये केटाइन का वर्ड पॉजिटिव के लिए बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस के लिए बोलते हैं, और एनाइन का वर्ड हम बोलते हैं नेगेटिव आयंस के लिए। अगर हम इनकी बात करें कि कौन ज्यादा अबंडेंट है, तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास पॉलीएटॉमिक केटाइंस हैं दे आर मच लेस अबंडेंट एज कंपेयर टू पॉलीएटॉमिक एनाइन। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मेरे पास अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और चंद एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सेप्शनल है। बुक में से सिर्फ पॉलीएटॉमिक आयन केटाइन में उसने पॉजिटिव में सिर्फ अमोनियम आयन की बात की है। हाइड्रोनियम भी हमारे सिलेबस में इसी चैप्टर में आगे मेंशन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक केटाइन है। अगर मैं एनाइन की बात करूं, जो ऐसा एनाइन जो एक से ज्यादा एटम पर कंसिस्ट करता है, तो बोलूंगा सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, हाइड्रोक्सिल भी इसमें शामिल है। अब बच्चे के साथ हाइड्रोक्सिल OH होता है, तो देखिए जरा हाइड्रोक्सिल में दो एटम है और चार्ज उस पर नेगेटिव है, तो बोलूंगा क्या, हाइड्रोक्सिल इज अ पॉली एटॉमिक एनाइन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे क्या, पॉली एटॉमिक एनाइन, PAA शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इसको मैंने। ये हो गया पहली टर्म जो मैं एक्सप्लेन कर दी कि पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या है। केटाइन भी पढ़ लिया, एनाइन भी पढ़ लिया। अब आए जरा अगली बात के ऊपर, वो क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है। ऐसी स्पीशीज जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड करता है। व्हाट डू यू मीन से ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल था कि हमने ये मैट्रिक के 9th स्टैंडर्ड में बात पढ़ी थी, 9th ग्रेड के अंदर, कि ऐसा कोई भी एटम जो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, ऑक्टल से निकला है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए तो हम बोलते थे कि वो स्टेबल हो गया। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का एक रूल था, एक जनरल रूल था, जो कि हम आज प्रूव करेंगे इट्स नॉट अ यूनिवर्सल रूल एट ऑल। ये बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस जो कि ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड करते हैं और नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक का मेन मुद्दा है वो पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में, लेकिन मैं साथ में आपको मॉलिक्यूल की एग्जांपल से भी प्रूव करूंगा कि मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है। बुक में वो कहता है कि दोज पॉलीएटॉमिक आयंस इन विच सेंट्रल एटम वायलेट्स द ऑक्टेट रूल, उसे बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। एक्सपैंड मतलब फैलना, वायलेट करना, एक्सीड करना या आगे बढ़ना।
मैंने यहाँ पे एक जनरल बात कर दी, वो कौन सी, मैंने बोला कि दो स्पीशीज। अब कुछ बच्चे शायद यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि सर आपने स्पीशीज का वर्ड यहाँ पे क्यों बोला। स्पीशीज का वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि बच्चे स्पीशीज में हमारे पास पोलीटॉमिक आयन तो आते ही आते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में भी हम कह सकते हैं कि पोलीटॉमिक आयन, कुछ मॉलिक्यूल में कह सकते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड कर सकते हैं, और मैं इसको और एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दूंगा। आइए पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि सल्फेट आयन में जो सल्फर एटम है वो ऑक्टेट रूल को कैसे एक्सपैंड करता है। सवाल तो अभी भी सेम है ना, एक्सपैंड तो करता है, एक्सीड करता है, वॉयलेट करता है, लेकिन कैसे करता है आइए डिटेल से समझते हैं। मैं कहता हूं सल्फेट आयन का ये रहा मेरे पास स्ट्रक्चर कि सल्फर का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ सिंगल बॉन्ड दूसरी तरफ भी सिंगल बॉन्ड, और इस होल पे चार्ज है 2 नेगेटिव। ये तो होगी बुक की बात। अब आइए डिटेल से बात समझते हैं। पहली बात तो ये कि सर सल्फर के तो 2 बॉन्ड बनते हैं, हम तो पढ़ते थे एटॉमिक नंबर 16 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, अपने वेलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन पूरे, अपने वेलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा और टोटल उसके ऊपर हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सल्फर के 2, 2, 4, 5 और 6 बॉन्ड बन रहे हैं। चलिए ये इस बात को मैं नीचे प्रूफ करता हूँ कि कैसे बनते हैं, और यही जो मैंने प्रूफ करना है कि वो ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड करता है। सेकेंडली एक बात और, सर सल्फर जो आप वहां नीचे एक्सप्लेन कर देंगे, सर ये चार्ज जो 2 नेगेटिव आया ये कहां से आया, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि सर ये 2 नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया। देखिएगा बच्चे, हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, उसने डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, यहां भी बना लिया, यहां पर इसके पास 2 लॉन पेयर्स पीछे मौजूद हैं, इसके पास भी पीछे 2 लॉन पेयर्स मौजूद हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर लिए। अब यहां पर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्यूपाइड है और 1 इलेक्ट्रॉन अभी क्या बच्चे मेरे पास यहां पर खाली है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब इसने किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से पकड़ के छीन लिया और ये आ गया क्रॉस वाला उसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको भी मैं लॉन पेयर में काउंट करूंगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर चार्ज आ गया 1 नेगेटिव। सेम सिनेरियो फॉर दिस वन, उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक पीछे पड़ा तो 2 लॉन पेयर थे उसके पास, उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन पीछे किसी से खींच लिया, तो एज ए रिजल्ट उससे बोलूंगा कि मेरे पास उस पर चार्ज अगर नेगेटिव, इन दोनों का 1 नेगेटिव इसका और 1 नेगेटिव इसका, एज ए होल हम बोलते हैं कि सल्फेट पे चार्ज आ गया 2 नेगेटिव। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये थी स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन कैसा क्यों होता। अब आए जरा अगली बात के ऊपर कि सर आपने अभी क्वेश्चन मार्क छोड़ा था कि सल्फेट आयन में जो सल्फर है ये ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड करता है, हालांकि ऑक्सीजन ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर रहे। आइए प्रूफ करते हैं। सल्फर की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बोलूंगा क्या 1s2 2s2 देन 2p6 3s2, और अगर हमारे पास वेरियस इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाए, सबशेल ऐसा आ जाए जिसके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने इनको ओपन करना है, लाइक मैं बोलूंगा 3px 3py एंड 3pz। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, क्या एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां फील होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, क्योंकि पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ फिल होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो यहां पर आ गया। अब देखिएगा जरा, ये रहा सल्फर का वैलेंस शेल। अगर मैं इसको बॉक्स डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूं कि ग्राउंड स्टेट में ये है नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इसकी जो बॉक्स डायग्राम है वो कैसे बनेगी, कैसे जी। पहली बात तो ये कि ये मेरे पास है 3s, ये रहा 3px, ये रहा 3py, ये रहा 3pz, ये रहा मेरे पास 3dxy 3dxz 3dzx 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करूं जो नॉर्मली होता है इसका, वो क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, देखो 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है 2px में, एक कहां पर है 2py में, एक कहां है 2pz में। अब ये सारे एम्प्टी हैं, ये रही ग्राउंड स्टेट की। लेकिन जब सल्फेट आयन बनता है तो होता क्या है कि सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां आ जाता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन 3s से एक्साइट होकर 3dxy में आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3px से लेकर कहां आ गया 3dxz में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई है कि लो सबशेल से, लो लेवल से इलेक्ट्रॉन हाई लेवल में गया है, इससे बोलूंगा मैं क्या, एक्साइटेड लेवल। इसे ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। सर इस काम के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है, हाँ, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसके बॉन्डिंग पूरा कर देती है।
अब देखिएगा बात को ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। चूंकि इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वो यहाँ पर और एक यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6। ये रहे उसके इलेक्ट्रॉन कि 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए। ये रही एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए जरा, अगर मैं इस बात को देखूं कि अब सल्फर एटम के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के बाद कितने हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर आपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तमाम एटम्स के नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम की, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो तो कंडीशनल है वो भी आप ऐड कर लें, और अगर नहीं है तो बोलो 2 इंटू लॉन पेयर्स। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब देखिएगा जरा बात को ध्यान से, एक बात मैं बड़े ही क्लियर वर्जन में बोल दूं कि यहां पर आपने जो सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलने हैं वो कंट्रीब्यूटेड बाय सल्फर बोलने हैं कि कितने सल्फर ने कंट्रीब्यूट किया, डबल में कितना कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद लॉन पेयर्स कितने हैं, ये जरा ख्याल करिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सर एक यहां पर सल्फर ने शेयर किया, एक यहां पर, अब बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 4 लिखे। मैं फिर बोल रहा हूं, इस बात को क्लियरली बोल रहा हूं कि आपने ये कहना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल बॉन्ड कंट्रीब्यूटेड बाय सल्फर एटम, एक इसने ये कंट्रीब्यूट किया, एक ये कंट्रीब्यूट किया, तो बोलूंगा 2 इंटू 2 प्लस डबल बॉन्ड में 2 यहां कंट्रीब्यूट किए और 2 यहां किए, क्या बोलूंगा 2 इंटू 4 प्लस सल्फर के पास इस वक्त लॉन पेयर कितने हैं, सर यहां पर लॉन पेयर 2 थे उसके पास, लेकिन जिस कंपाउंड की बात कर रहे हो उस टाइम सल्फर के पास लॉन पेयर कितने हैं, ना तो ये लॉन पेयर है, ना ये लॉन पेयर है, ना ये लॉन पेयर है, और ना ही ये लॉन पेयर है, तो बोलूंगा कि इस वक्त सल्फेट आयन में सल्फर के पास कोई लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है, बोलूंगा 2 इंटू 0। अगर मैं सॉल्व करूं तो बोलूंगा क्या, 2 इंटू 2, आंसर आएगा मेरे पास क्या 4 प्लस 8, आंसर आ गया मेरे पास क्या 12 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हुआ कि सल्फर के पास सल्फेट आयन में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, वो हैं 12। कितने एक्सीड किए, 4 इलेक्ट्रॉन जो थे उसने एक्सीड किए, 4 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सीड किए। सवाल ये कैसे किए, जब उसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लो ऑर्बिटल से कहां गई, हाई ऑर्बिटल में गई। जो मैंने यहां पे एक सवाल छोड़ा था कि ऐसा कैसे होता है, तो आप बोलोगे कि दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द expanding of a valence electrons in higher orbitals, कि जब इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल्स में जाते हैं तो ये काम हमारे पास तब होता है। याद रखिएगा, इस बात को मैंने इसलिए होल्ड किया था और हमने इस बात को यहाँ पे प्रूफ भी किया कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन 3s से और 3p से एक्साइट कर 3d के 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भेजे थे, और हमने इस बात को प्रूफ किया कि सल्फेट आयन में जो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं ट्राई आयोडाइड आयन की। ट्राई आयोडाइड आयन में देखिए हमारे पास 3 आयोडीन के एटम है, और हमें इस चीज का पता है कि आयोडीन चूंकि 17th ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी बच्चे हमारे पास कितने होंगे, वो हमारे पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। ये बात हम चैप्टर 1 में डिटेल से कर चुके हैं। अब आइए जरा बात करते हैं, ये रहा मेरे पास आयोडीन, सेंट्रल आयोडीन, ये रहा एक दूसरा आयोडीन जो टर्मिनल पर है, और ये रहा तीसरा आयोडीन जो टर्मिनल पर है। असल में हमने बात करनी है इस सेंट्रल आयोडीन की। देखिएगा मैंने कहा कि इस आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोलूंगा 1 2 3 4, एक उसे यहां पर शेयर किया 5, और एक यहां पर शेयर किया 6, उसका 6वां 7वां इलेक्ट्रॉन ये पीछे रख दिया मैंने। इसी तरह यहां बोलूंगा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, एक यहां पे शेयर किया और इसके पास पीछे 3 लॉन पेयर्स हैं 6 और एक 7, ये ग्रीन वाले मार्कर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां क्या बोलूंगा, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लॉन पेयर्स हैं, और इसके पास एक उसने बॉन्ड पेयर बना के इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी। लेकिन हमने जो बात करनी थी, हमने यहां मेंशन किया था कि हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं। ये रहा मेरा सेंट्रल एटम।
अब मैंने कहा कि चूंकि इस पे होल चार्ज क्या है 1 नेगेटिव, तो ये जो सेंट्रल आयोडीन था उसने किसी से इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, तो एज ए रिजल्ट ये उस पे चार्ज आ गया नेगेटिव वाला। जब भी आप कंडीशन ये देखो तो आपने सोच लेना है, समझ लेना है, या तो वो बॉन्ड पेयर है या वो इलेक्ट्रॉन लेके आ गया है, उस पर चार्ज नेगेटिव आ गया, तो हम इसको भी लॉन पेयर ही एज्यूम करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एज ए होल इस पे चार्ज आएगा 1 नेगेटिव, याद रखिएगा इस बात को। अब मैं कहता हूं कि इस बात को मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर दिया इसको छोड़ दे जरा, कि ये रहे इसके 3 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर और ये रहा तीसरा लॉन पेयर सेंट्रल एटम का। उसके पास 3 लॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 4 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये भी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कंडीशन लागू होती है। अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू इस बात को प्रूव करूं कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बोलिएगा इसके पास 2 इंटू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल एटम, 1 और 1 2, बोलूंगा 2 इंटू 2। इसके पास डबल बॉन्ड है नहीं है, बोलूंगा 2 इंटू 0 जी। अब मैं बोलूं कि 2 इंटू इसके पास लॉन पे कितने हैं, 1 2 3, 2 इंटू 3। अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या मेरे पास कितना, 4 प्लस 0 प्लस 6, तो आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ट्राई आयोडाइड में भी जो सेंट्रल एटम था आयोडीन का, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपैंड किया। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेंडेड बाय, आर वायलेटेड बाय, आर एक्सीडेड बाय द ऑक्टेट रूल। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने एक्सीड किया या एक्सपैंड किया, मतलब ये हुआ कि ये भी मेरे पास ऐसा आइन है जिसमें सेंट्रल एटम वायलेट करता है। अगर मैं सवाल करता हूं, स्पीडली जरा एक्स्ट्रा एग्जांपल देख लें स्पीडली, मैं बोलूं फॉस्फेट आइन। फॉस्फेट आइन में ये रहा स्ट्रक्चर, एक चार्ज 1 नेगेटिव यहां था, एक यहां था, एक यहां था। जैसे हमने यहां पे सल्फर की बात की कि इन पे चार्ज 1 1 नेगेटिव अवेलेबल है, तो एज ए होल 1 1 1 3 नेगेटिव चार्ज हमने उसके ऊपर प्लेस कर दिया। अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, तो आप बोलोगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of phosphorus atom is equal to 2 into single bond electron contributed by phosphorus, 1 2 3 3 आ गया। अगर बोलूं इसके पास 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, 2 इंटू 2 प्लस इसके पास कोई फॉस्फोरस के बाद इस टाइम कोई लॉन पे अवेलेबल है नहीं, तो बोलूंगा 0। तो आंसर आएगा मेरे पास कितना, 6 प्लस 4, मतलब ये हुआ कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं, और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीड किया, मतलब ये हुआ कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीडेड बाय, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीडेड बाय द सेंट्रल एटम, मतलब ये हुआ कि ये भी उसी कंडीशन में आता है। मैंने आपसे बात की थी कि अब स्पीशी का मतलब क्या है, कि आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन भी हो सकता है। मैंने कहा था कि बुक में उसने यहां पर पॉलीएटॉमिक आयन का वर्ड बोला और मैंने यहां पर जनरल स्पीशी लिख दिया। स्पीशी क्यों लिखा, क्योंकि स्पीशी में हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन भी पॉसिबल है और मॉलिक्यूल्स भी पॉसिबल है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हमने पॉलीएटॉमिक आयन की 2 से 3 एग्जांपल डिस्कस कर ली। आइए मैं प्रूफ करता हूं कि कुछ मॉलिक्यूल्स भी ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है। अगर मैं बोलूं कि डिफाइन किया जाए कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे कि दोज मॉलिक्यूल्स in which the central atom expand the octet rule, जो कि ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है, हम ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि ऐसी एग्जांपल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं बोलूं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की बात की जाए, बोलूंगा ये रहा मेरे पास फॉस्फोरस, एक क्लोरीन यहां आ गया, एक क्लोरीन यहां आ गया, एक क्लोरीन यहां, ये बन गई ट्राइगोनल शेप, और 2 एक क्लोरीन ऊपर होता है और एक क्लोरीन होता है यहाँ पर नीचे, ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम वेस्पर थ्योरी में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे AB5 टाइप में। अगर मैं कहता हूं कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या बोलोगे, सर फॉस्फोरस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय फॉस्फोरस इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 5, कोई डबल बॉन्ड नो, कोई लॉन पेयर नो, 0। तो आंसर आएगा फॉस्फोरस इज इक्वल टू 10 प्लस 0 प्लस 0। तो मतलब ये हुआ कि यहां पर भी फॉस्फोरस ने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, यहां पर भी जो फॉस्फोरस है वो ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा है। कितना एक्सपैंड कर रहा है, इट इज एक्सपेंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा
कि ये कंडीशन भी है। मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल की हमारे पास एग्जांपल्स भी अवेलेबल है। तो ये रही मॉलिक्यूल की पहली एग्जांपल आपको समझाने के लिए। अगर मैं SF6 की बात करूंगा तो SF6 की ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ये रहा सेंट्रल सल्फर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये हमारे पास जो दो फ्लोरीन है ये अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं हमारे पास। ये रही मेरे पास ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर मैं कहता हूं कि इस बात को जरा प्रूफ करेंगे, सल्फर के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ऑफ SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो बोलूंगा क्या 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सल्फर इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर 6 के 6 सिंगल हैं तो बोलूंगा 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट किए यहाँ पर, प्लस कोई डबल बॉन्ड नो, कोई ट्रिपल बॉन्ड और कोई नो, कोई लॉन पेयर नो, तो आंसर आया 0 0। सल्फर इज इक्वल टू क्या 12 प्लस 0 प्लस 0। सल्फर इज इक्वल टू क्या 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सिंपल वर्ड्स बोलूं कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपैंड किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपैंड किया। क्या ये आयन है? नहीं। इस पे कोई चार्ज है? नहीं। क्या ये आयन था? नहीं। क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं जो कि मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद वो कि ऑक्टेट को एक्सपैंड करते हैं। ये था हमारा डिटेल लेक्चर। अगर आपको कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन में कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आप इस लेक्चर को सुन के आप डिटेल के साथ चीजों को समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोर्शन समझ नहीं आ रहा तो आप पर्टिकुलर पोर्शन को उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई सवाल बच जाए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। दुआ में रखिएगा। मैं हूं आपका टीचर मिर्जा अक्सम बेग। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.